तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो वेक्टर से है। वेक्टर दिया हुआ है हम लोगों को 3 वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। वेक्टर ए का वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी का वैल्यू है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप और वेक्टर सी का वैल्यू है आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप। और हमको क्या करना है कि वैल्यू निकालना है। वैल्यू क्या निकालना है? 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दूसरा निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट, और तीसरा निकालना है वेक्टर बी और वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट, और चौथा हम लोग को बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये 2 वेक्टर ए माइनस बी है, इसका मतलब वेक्टर ए को 2 से गुना करना है और उसमें से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। डॉट प्रोडक्ट तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए एक एक करके पहले बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग गिवन लिख दीजिएगा कि आपके पास दिया हुआ क्या क्या है। तो ये हर एग्जाम में आप लोग को क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस का डाटा दिया हुआ है उसको आप हर एग्जाम में पहले गिवन के फॉर्म में लिख लिया कीजिएगा। वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और इसमें अगर के कैप नहीं है तो आप 0 के कैप भी लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो। और वेक्टर सी का जो वैल्यू है वो है आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप। अब यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पे आइए। पहला नंबर क्वेश्चन है 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए क्या क्या है, तो वेक्टर ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस वेक्टर बी है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। 0 के कैप है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया 2 इंटू आई कैप, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप। देखिए 2 आई कैप माइनस 2 आई कैप ये तो 0 हो गया, माइनस 2 जे कैप माइनस 5 जे कैप तो ये हो गया माइनस 7 जे कैप, और 2 के कैप है यहाँ पे 0 के कैप है तो ये हो गया 2 के कैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन से आपका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए और वेक्टर सी का। इसका मतलब हो गया वेक्टर ए और वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो बहुत आसान होता है। पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। वेक्टर ए को पहले हम लोग लिख लेते हैं। वेक्टर ए है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट वेक्टर सी का वैल्यू है आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप। यहाँ पे देखिए क्या है, आई जो है वो आई यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब ऐसे समझिए यहाँ पे हम लोग अगर 3 डायमेंशनल में आते हैं तो 3 डायमेंशनल में हम लोग को 3 एक्सिस, अगर हम लोग रूम में ही है तो आप देख सकते हैं कि रूम का जो ऊपर वाला जो एक है वो कॉर्नर, तो वो हम लोगों का एक एक्सिस बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल आता है और एक ऐसे जो सीधा जाता है। तो ये जो तीनों रहता है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। उसमें से एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शंस दिखाते हैं वो आई कैप से दिखाते हैं। आई कैप हमारा यूनिट वेक्टर है जो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। जे कैप से हम लोग वाई एक्सिस का डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं और के कैप से हम लोगों का मतलब जेड एक्सिस के बीच का डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और आई डॉट जे अगर हम लोग ऐसे समझे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की बात किया जा रहा है तो इसका मतलब होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पे देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन दिखा रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग। और आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, तो 90 होता है। उसी प्रकार एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, तो 90 होता है। और हमको पता है कि cos 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग आई डॉट जे निकालें या जे डॉट के निकालें या के डॉट आई निकालें, मतलब आई डॉट आई नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं हमेशा एक दूसरे से अलग, तो सबका वैल्यू 0 होगा क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना होता है, 0। तो हम लोग ये सारे को नहीं लिखेंगे, आई डॉट जे, आई डॉट के, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, आई डॉट आई निकालेंगे। आई डॉट आई क्या होगा, इसका मतलब होगा मॉड ऑफ वेक्टर आई इंटू मॉड ऑफ वेक्टर आई इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू होगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 मतलब 1। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि आई डॉट आई का वैल्यू, जे डॉट जे का वैल्यू और के डॉट के का वैल्यू 1 होगा। तो हम लोग इसी चीज़ को यूज करेंगे यहाँ पे। मतलब ये सिंपल हो गया। कि यहाँ पे i को सिर्फ i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए i इंटू आई, यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका वैल्यू,
-1 इंटू -6 ये हो जाएगा +6 हो जाएगा, और यहाँ देखिए +1 और -1 ये हो जाएगा -1, और आई जो है वो वहाँ पे वैनिश हो जा रहा था, हम लोग देखें यहाँ पे, तो 1 - 1 0, तो ये डॉट सी का वैल्यू हो गया 6। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है। यहाँ पे सीधे ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम लोग क्रॉस वेक्टर का मतलब समझते हैं। सपोज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की बात हो रहा है, तो ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन। ये यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर है, इसका मतलब सपोज यहाँ पे हम लोग कोई भी दो वेक्टर ले रहे हैं, सपोज ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एक वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर एक कोई प्लेन में, प्लेन कैसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे। प्लेन का मतलब होता है सिर्फ, जैसे ये हम लोग का बोर्ड है, बोर्ड क्या है? प्लेन है, तो इसमें हम लोग बहुत सारे लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। सो दीज आर द प्लेनर वेक्टर, किसी भी, क्योंकि ये एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये भी तो एक लाइन है जो इस तरह से, लेकिन ये इस बोर्ड पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये सारे वेक्टर तो प्लेनर होंगे, लेकिन ये इसका प्लेनर नहीं होगा, क्योंकि ये इस प्लेन में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। तो होगा क्या कि जब दो प्लेनर वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो दोनों का, सपोज ये वाला एक वेक्टर है और एक ये वाला वेक्टर है, तो ये दोनों को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, तो अगर इसको यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अब ये दोनों वेक्टर का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर किधर होगा? तो ये जो पेन अभी रखे हुए, ये जो पेन यहाँ पे रखे हुए, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, या ऐसा ही पेन इस बोर्ड के पीछे अगर हम लोग रखें तो ये इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ये जो या तो आउटवर्ड होगा या तो फिर इनवर्ड होगा। तो यहाँ पे ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन दिखाता है ये दोनों का। तो एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये डॉट सी जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर नहीं होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो हमारा वेक्टर होगा। तो यहाँ पे वही चीज को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जब साइन थीटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से हम लोग तीन एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ पे जेड एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के तरफ का यूनिट वेक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे। आई क्या है? तो डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग जो दिखाता है। वाई मतलब वाई एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन दिखाता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन दिखाता है उसको के वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर के होता है। अब यहाँ पे देख चुके थे हम लोग कि आई और जे के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, और यहाँ पे साइन 0 डिग्री का और थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा तब साइन 0 तो 0 हो जाएगा, और सब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि आई क्रॉस आई करते हैं तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। इसका मतलब ये का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 होगा, जे क्रॉस जे, क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। और के क्रॉस के की बात करते हैं तो यहाँ भी जो है वो 0 होगा। लेकिन हम लोग डॉट प्रोडक्ट में देखे थे, अभी डॉट प्रोडक्ट में क्या देखे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसका वैल्यू 0 ना होकर के 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस 90 डिग्री होता है और यहाँ पे यहाँ पे साइन 0 डिग्री आ जाता है। ठीक है, सॉरी, ये कॉस 0 डिग्री होता है इसीलिए वैल्यू 1 हो जाता है और यहाँ पे साइन आ जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आई क्रॉस जे करें तब क्या होगा? आई क्रॉस जे करेंगे तब क्या होगा कि आई और जे, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर आई, मॉड ऑफ वेक्टर जे साइन, ये दोनों के बीच का वैल्यू 90 डिग्री और एक यूनिट वेक्टर एन आएगा, मतलब आई डॉट जे। तो आई और जे के परपेंडिकुलर वेक्टर के होता है। मतलब कहने का मतलब हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अगर ये तीन एक्सिस हम लोग लेते हैं, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज ये एक रूम का कॉर्नर है, ये रूम का कॉर्नर है, तो ये रूम का सबसे निचला वाला भाग है, ये रूम का जो हाइट को दिखा रहा है और ये रूम का एक साइड को दिखा रहा है। तो अगर हम लोग इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, तो ये जेड एक्सिस होगा, और ये तीनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर की बात करें तो ये वेक्टर निकलेगा, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर की बात करें तो ये वेक्टर निकलेगा, इसी प्रकार ये दोनों वेक्टर की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है। मतलब जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो वेक्टर एन है इसका तो वैल्यू हो जाएगा 1, मॉड ऑफ वेक्टर आई 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, और साइन 90 का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन आई क्रॉस जे का वैल्यू यहाँ पे जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो वेक्टर क्रॉस के हो जाएगा, मतलब यहाँ पे के आ जाएगा। तो हम लोग इसको अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे। अभी जैसे वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिखेंगे, सपोज यहाँ वेक्टर बी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस 5j कैप
क्रॉस, यहाँ पे वेक्टर सी का वैल्यू दिया हुआ है आई कैप माइनस 6j कैप माइनस k कैप। तो अब ऐसा क्रॉस करके अलग अलग नहीं निकालेंगे, इतना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या है ना कि डिटर्मिनेंट के मेथड से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के। एक बात का ध्यान रखना है कि पहले वेक्टर बी और वेक्टर सी है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। मतलब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी इन जनरल, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करें, अगर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी होता है तो ये वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी हो जाता है। यहाँ पे ये होता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता है, मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं है। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब ऑर्डर को आगे पीछे कर देना। यहाँ पे पहले वेक्टर बी लिए थे, उसके बाद वेक्टर सी, जबकि यहाँ पे पहले वेक्टर सी लिए और यहाँ पे वेक्टर बी लिए हुए। जस्ट ये दोनों का क्या है ना कि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यही अंतर है। तो इसीलिए यहाँ पे एक बात का आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिए है तो पहले तो आई जे के कैप का टर्म लिख दिए, लेकिन पहले वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स को लिखिएगा। तो इसका आई का कोएफिशिएंट्स 2 है, जे का कोएफिशिएंट्स 5 है, लेकिन के यहाँ पे 0 है। यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट्स 1 है, जे का -6 है और के का -1 है। अब हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने जानते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इसके अलोंग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने। अगर हम लोग इसके अलोंग सॉल्व कर रहे हैं तो इसको और इसको ढक देंगे तो यहाँ पे 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा, जिसको हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। तो 5 0 -6 और -1 बचेगा, इसको और इसको ढक देंगे तो ये बचेगा। अब यहाँ पे -j कैप, यहाँ पे अब ये क्या है कि इसके कॉलम और इसके रो के एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा 2 0 1 -1। उसी प्रकार k कैप और यहाँ पे होगा 2 5 1 -6, 2 5 1 और -6। इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, ये -5 और 0, तो ये हो गया -5 आई कैप, ये हो जाएगा -j इंटू -2 और 0, यानी कि ये +2j कैप हो जाएगा, +2j कैप, और इसका वैल्यू हो जाएगा -12 -5 -17 k कैप। तो यहाँ से हम लोग का वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अगला वेक्टर b स्क्वायर निकालना है। 4 नंबर में b स्क्वायर निकालना है। तो ये क्या होता है, वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b, इसी का वैल्यू होता है b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर b का वेक्टर b के डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप। तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 प्लस 5 × 5 25। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 21 भी जो है वो वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल से है। यहाँ पे क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। क्या है कि हमको एक लाइन का पेयर दिया हुआ है, मतलब 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। एक लाइन का इक्वेशन है x/2 = y/2 = z/n, और दूसरा लाइन का इक्वेशन है x - 5 / 4 = y - 2 / 1 = z - 3 / 8। तो यहाँ पे देखिए ये ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन 1 है हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x - 0 / 2 = y - 0 / 2 = z - 0 / 1। और ये जो लाइन है वो किससे पास कर रहा है, तो 5, 2, 3 से। लेकिन हम लोग को इस क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, इस दोनों के बीच का एंगल निकाल लेना है। सपोज कोई एक वेक्टर, एक ये लाइन है और एक और लाइन है, तो एक लाइन ये है और ये दोनों जो है वो स्पेस में है, तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करें देन देयर इज नो चेंज। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, तो इसके बीच में या तो ये वाला एंगल निकालना है या ये निकालना, एक निकल जाएगा तो दूसरे। एक्चुअली हम लोग जब पेयर ऑफ लाइन में एंगल निकालते हैं तो हम लोग स्मॉलेस्ट एंगल निकालते हैं, मतलब एक्यूट एंगल निकालते हैं। तो ये एंगल हम लोगों का निकलेगा। तो इसको कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग को मेन डायरेक्शन रेशियो अगर फाइंड कर पाते हैं दोनों लाइन का, तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है और हमको डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है x - x1 / a = y - y1 / b = z - z1 / c। तो ये जो a, b और c का टर्म है यही इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 2, 2, 1। और यहाँ पे भी देखिए x - x1 / a, x1 का वैल्यू 5 है और ये का वैल्यू 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया। तो ये इस लाइन का डायरेक्शन
रेशियो है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर क्या क्या है, तो ये है x/2 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/1 एंड x-5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू y-2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू z-3 डिवाइडेड बाई 8। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियोज आर। पहला लाइन के लिए हम लोग मान लेते हैं a1 b1 c1, तो a1 का वैल्यू 2, b1 का भी वैल्यू 2 और c1 का वैल्यू 1। यहाँ पे देखिए 2 2 1 और यहाँ पे देखिए ये a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा और c2। तो a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू 1 और c2 का वैल्यू 8। यहाँ पे देख सकते हैं 4 1 8। और हम लोग को दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो हम लोग जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और हम लोग को a1 a2 b1 b2 c1 c2 दोनों सभी का वैल्यू दिया हुआ है, इसको यहाँ पे रख दीजिए। a1 का वैल्यू 2 और a2 का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8, b1 इंटू b2 2 इंटू 1 2, c1 इंटू c2 1 इंटू 8, ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, यहाँ देखिए a1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4, b1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4, c1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 इंटू रूट अंडर, यहाँ देखिए a2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, b2 स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और c2 स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। हम लोग थोड़ा उस साइड में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 8 8 16 और 2 18 डिवाइडेड बाय 4 4 8 1 9, रूट अंडर 9 का वैल्यू होता है 3 और यहाँ देखिए 16 और 64 64 6 70 10 80 और 1 81 और रूट अंडर 81 का वैल्यू होता है 9, तो ये होगा 9 2 जा 18। तो cos थीटा का वैल्यू हो गया 2/3 और हम लोग इस तरह जानते हैं थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स 2/3 और cos इनवर्स 2/3, cos थीटा का वैल्यू 2/3 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना हो, नहीं 2/3 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो ये थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 2/3। तो यही हम लोगों का हो गया एंगल बिटवीन टू लाइन। तो एक हम लोग का पेयर ऑफ लाइन जो स्पेस में दिया हुआ था उसके बीच का एंगल जो है वो cos इनवर्स 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। बोलता है लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स विथ पी ए इज इक्वल टू 0.3 एंड पी बी इज इक्वल टू 0.4, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि क्वेश्चन में कुछ खास नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे दिया है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए इवेंट ये है, इवेंट बी है, इवेंट सी है, अगर इवेंट्स ये होता है तो बी के अकरेंस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब सपोज जैसे यहाँ पे 3 बच्चे हैं, ए बी और सी, ये अपना पढ़ाई पढ़ता है, ये अपना पढ़ाई पढ़ता है, ये अपना पढ़ाई पढ़ता है, इसके पास या फेल होने का जो असर है ये इस बच्चे पे नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा पास हो जाएगा तो ये बच्चा फेल होगा या पास हो जाएगा। मतलब ये तीनों जो बच्चे हैं वो पास होंगे या फेल होंगे वो उनके कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, ना कि एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। बोल ये बच्चा ज़्यादा मार्क्स ला रहा है तो ये भी बच्चा ज़्यादा लाएगा और ये भी बच्चा ज़्यादा लाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो पास और फेल होने का जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो मतलब ये जो इवेंट्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा कि ये का होना ना होना बी पे डिपेंड नहीं करेगा, उसी बेस्ड पे क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट आप समझ गए होंगे क्या है। आगे हमको दिया हुआ है पी ए का वैल्यू 0.3, पी बी का वैल्यू 0.4 और हमको पहला निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन जो दिया हुआ है, सो गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दिया हुआ आपको 0.4 और इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी का वैल्यू सीधे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सवाल आता है कि ऐसा डायरेक्ट कैसे होगा, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ये व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें ये बात समझते हैं, इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, क्या प्रोबेबिलिटी होगा ये का होने का जब बी ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन एक बात बताइए, जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या होगा जब बी ऑलरेडी हो चुका है, तो ये पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, बी हुआ हो नहीं हुआ हो। इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसीलिए ये बात को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। हमको लगता है कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए पी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 और पी बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.12। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। तो इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी, और ये इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.4 माइनस 0.12, तो ये हो जाएगा 0.7 माइनस 0.12, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 2 8 और ये 6 माइनस 1 5, तो इसका वैल्यू हो गया 0.58। तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाले 0.12 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 0.4। तो यहाँ पे देखिए आप ये डेसिमल हटा दीजिएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 4 3 जा 12, इसका मतलब 0.3। तो आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 0.3 ही आया है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड कोई फर्क नहीं पड़ा, 0.3 ही आया। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाए कि ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये के बराबर हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब बी हो चुका है, वो वही है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है। तो साफ पता चलता है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। और उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ये जो है वो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही होगा। आपको अगर नहीं है तो आप इस तरह से फिर से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ये डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, और ये इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी मतलब बी इंटरसेक्शन ये इज सेम एज ये इंटरसेक्शन बी, तो इसका वैल्यू 0.12 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.3, तो जब आप इसको भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.4 जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू है। तो ये बहुत आसान सा सवाल था प्रोबेबिलिटी से। तो हम लोग सेक्शन बी में जो 12 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, तो हम लोग 48 नंबर के क्वेश्चंस जो है इस वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन आसान भी था अगर जिनको कॉन्सेप्ट्स पता है, पहले से पढ़े हुए हैं तो। और आप अपने एग्जाम में भी क्वेश्चंस आपके इसी के अकॉर्डिंग रहेंगे और आप आसानी से 48 मार्क्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में मार्क्स नहीं कटते अगर आप किसी भी प्रकार का गलती नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पे क्या है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस में अगर ये क्वेश्चंस जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं इस वीडियोज़ में, अगर इसके बावजूद भी कोई समस्या रह जाती है, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। Thanks for watching this video. Like and subscribe on our channel Dexter's Academy Hazaribagh.